नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी इन दिनों लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी यहां लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आने वाले दिनों में कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी बात की है। राहुल गांधी ने कारगिल में कहा कि आने वाले दिनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। बोला गया कि कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल होगा। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? क्या कांग्रेस का हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस का हुआ क्या? इन दोनों जगहों पर कांग्रेस ही आई। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना, इन राज्यों में बीजेपी का ही डाउनफॉल होगा। कांग्रेस को इन चारों जगहों पर जीत मिलेगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो हमेशा रहेगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। इसी बीच तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। अरविंद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, यदि आप कार को वोट देंगे तो मैं जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ को वोट देंगे तो भी कमल ही जीतेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा वो अहंकार के कारण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवा करके उनके पास आए हैं। इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने ईवीएम पर बात शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? ये देश के मतदाताओं का सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 में साल भर से भी कम समय बचा है। इस बीच सी वोटर ने एक और सर्वे किया है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी यानी बीजेपी को हरा सकता है? जवाब में 33% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो वो नहीं में 54% लोगों ने जवाब दिया। हालांकि आज चुनाव होने पर किसे कितने वोट मिलेंगे, इसके जवाब में आंकड़े कहते हैं कि एनडीए को 43% वोट और इंडिया को 41% वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों के हिस्से में 16% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की छापेमारी पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आईटी के 250 लोगों की टीम छापा डालेगी। ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी आती है तो ईडी जाती है। हमारे यहाँ यही क्रम चल रहा है। उन्होंने कहा ये बात छत्तीसगढ़ के लोग जान चुके हैं। जितनी ये रेड डालेंगे उतना ही जनता इनको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ईडी के लोग घरों में जाते हैं, मोबाइल जब्त करते हैं, ज्वेलरी, कैश व बैंक खाते सीज करते हैं, फिर पूरे परिवार को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं और राजनीतिक सवाल पूछते हैं। पहले आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी की एंट्री हुई। इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार को बदनाम करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम मरने और जेल जाने से नहीं डरते हैं। जदयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम से हरवंश नारायण सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राज्यसभा के उपसभापति पर निशाना साधते हुए कहा वो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुनते हैं। उन्होंने कहा कि बुलाने पर भी हरवंश सिंह पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। शायद पीएम मोदी के कहने पर उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली है। ललन सिंह ने कहा यह भी सत्य है कि हरवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति पद पर बीजेपी ने नहीं बनाया है। वो क्षेत्रीय पार्टी के वोट के दम पर राज्यसभा के उपसभापति बने हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के वोट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर फोन कर समर्थन मांगा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कहा हम हर वक्त उनकी सलाह लेते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पीएम मोदी और अमित शाह के भाषण के बाद मणिपुर में सुधार हुआ है और मणिपुर में और सुधार हो, इसलिए हम उनकी सलाह लेने आए हैं। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड की अनाउंसमेंट हो गई है। एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने भी मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीता है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। ब्रजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगा को मैदान में लेकर दौड़े।
ये ब्रजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी यही ट्वीट किया है। इसके अलावा पूनिया ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि अपनी पार्टी के एक नेता को बचाने के चक्कर में बीजेपी ने न देश की प्रतिष्ठा की परवाह की और न ही देश के सम्मान की। जिस भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था ब्रजभूषण, विश्व कुश्ती संघ ने उस संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। WFI तमाम विवादों में लगातार चल रहा है। किसी न किसी वजह से इसके चुनाव स्थगित होते रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव जून 2023 में होना था, लेकिन इसके अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन और विभिन्न राज्य इकाइयों की कानूनी याचिकाओं के कारण चुनाव बार बार स्थगित हुए। कुश्ती की वर्ल्ड रेगुलेटरी संस्था UWW ने चुनाव समय पर नहीं कराने के लिए WFI को गुरुवार को निलंबित कर दिया। इस घटनाक्रम की वजह से भारतीय पहलवानों को भारतीय ध्वज के साथ आगामी विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, वो एक न्यूट्रल यानी तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले सकते हैं, भारत के झंडे के साथ नहीं। इस तरह भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह वाजपेयी के नेतृत्व वाले तदर्थ पैनल ने चुनाव आयोजित करने के लिए 45 दिन की समय सीमा का सम्मान नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में अब पहलवान को न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने और तिरंगे के तले न खेल पाने को चौंकाने वाला मामला बताया है। ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं ये जानकर हैरान हूँ कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। महिला पहलवानों की दुर्दशा के प्रति केंद्र सरकार के शर्मनाक और अहंकारी रवैये ने हमारे पहलवानों को निराश किया है। केंद्र और बीजेपी अपने पुरुषवाद और स्त्री द्वेष से हमारी महिला पहलवानों को परेशान करते रहे हैं। भारत को उन लोगों के खिलाफ कड़ा होना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए जिनमें कोई नैतिक संवेदना नहीं है और जो देश की फाइटर बेटियों की गरिमा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। हिसाब किताब का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गुरुवार को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स नेताओं की मीडिया ब्रीफिंग से पहले संक्षिप्त बातचीत करते देखा गया। मोदी और शी ब्रिक्स के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका शहर जोहान्सबर्ग में हैं। ब्रिक्स नेताओं की वीडियो फुटेज में मोदी और शी के बीच थोड़ी बातचीत होती देखी गई। इस पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले जोहान्सबर्ग में मोदी और शी के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इसके बारे में दोनों देशों की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया था। बता दें, पिछले साल नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रिभोज के दौरान प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात भी बेहद चर्चा में रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस मुलाकात के बारे में तब कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन हाल में ही कुछ दिन पहले इसको लेकर खुलासा किया गया। बताया गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत के बारे में बातचीत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर घमासान मचा हुआ है। अपनी बुक में मणिशंकर अय्यर ने PV नरसिम्हा राव को पहला बीजेपी PM बताया। अब बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। आत्मकथा में PV नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं भाजपा के थे कहने वाले अय्यर को लेकर पात्रा ने कहा, इस बार अय्यर ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि एक किताब भी लिखी है जिसमें खासतौर पर 3 P पर बात की गई है, परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान। पत्र ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने लिखित में पेश किया, PV नरसिम्हा राव कांग्रेस से PM थे और जिस तरह के शब्द थे उनके लिए जो इस्तेमाल किया गया है उससे साफ पता चलता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता को गांधी परिवार के अलावा किसी और का प्रधानमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो शख्स कांग्रेस पार्टी से ही क्यों ना हो। मणिशंकर अय्यर के पुराने बयानों पर उनको घेरते हुए संबित पात्रा ने कहा कि आत्मकथा के शब्द अय्यर के लेकिन भाषा कांग्रेस की। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान पर थीसिस लिखी है। ये आत्मकथा सिर्फ अय्यर की नहीं है, ये घमंडिया और गांधी परिवार के विचार हैं। संबित पात्रा ने अपने बयान में कहा कि कल बहुत बड़ा दिन था। भारत ने 1 मील का पत्थर हासिल किया, चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। उसी वक्त मणिशंकर अय्यर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें वो कहते हैं कि भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता,
अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता, ये कभी भी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। भारत पहले ही अपनी क्षमता दिखा चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार 24 अगस्त 2023 को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को परीक्षण के लिए हाइड्रोजन कार दी। ये कार टोयोटा मिराई है, जो भारत में लॉन्च होने वाली पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। गडकरी ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में यह कार यादव को सौंपी। तेजस्वी से जब कार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, नितिन गडकरी ने मुझे टेस्टिंग के लिए हाइड्रोजन कार दी है। यादव ने कार के लिए गडकरी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इसका इस्तेमाल बिहार में घूमने और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिहार सरकार से प्रदूषण कम करने के प्रयासों के तहत हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों को अपनाने का आग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी विवादों में आ गए हैं। वो बुधवार को अपनी वीवीआईपी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने में देर हो रही थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार को रैंप वाले प्लेटफॉर्म से उतरते देखा जा सकता है। कुछ लोग इस वीडियो को तो कुछ लोग इसकी खबर का स्क्रीनशॉट साझा कर बीजेपी सरकार और उनके मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर का जिक्र कर मंत्री पर तंज कसा है। मामला लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का है। मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। कहा जा रहा है कि मंत्री को देर हो रही थी, इसलिए वो अपनी एसयूवी कार स्टेशन के अंदर ले गए और प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर दी। मंत्री की कार को लखनऊ रेलवे स्टेशन के अंदर ले जाते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। इसरो के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है। चंद्रयान 3 के साथ ही ये रोवर चंद्रमा पर गया है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के कुछ घंटों बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा की सैर की। इसके साथ ही वो रोवर काम पर लग गया है। विक्रम लैंडर बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही इतिहास रच दिया। इसरो ने गुरुवार को एक पोस्ट में कहा, CH-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। इसरो ने कहा है कि अधिक मिशन अपडेट जल्द ही साझा किए जाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चंद्रमा के भूविज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करेगा। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को भड़की हिंसा में शामिल एक शख्स को जिले में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वो घायल हो गया। एक हफ्ते से ज्यादा समय में पुलिस और नूंह हिंसा के आरोपियों के बीच एक तीसरा एनकाउंटर है। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान नाम का शख्स नूंह के फिरोजपुर नमक गांव से अली मेब जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे घेर लिया और पैर में गोली मार दी ताकि वो भाग नहीं सके। आरोपी नूंह में आगजनी के आरोप में वांछित था। नूंह पुलिस ने कहा कि उसे उजीना नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसे घायल हालत में नरहल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानानंद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार गए हैं। इसी के साथ नार्वे के कार्लसन ने 2023 फिडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। शतरंज में दुनिया के नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा और 3 फेबियानो कारुआना को हराकर भारत के प्रज्ञानानंद फाइनल मुकाबले तक पहुंचे थे। अब उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। प्रज्ञानानंद फिडे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वहीं मैग्नस कार्लसन ने पहली बार फिडे विश्व कप का टाइटल जीता है। इससे पहले साल 2021 में वो सेकंड रनर रहे थे। क्या किसी को 2 महीने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हुआ विद्रोह याद है? उस विद्रोह की शुरुआत वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने की थी। पुतिन के सत्ता में आने के बाद से ये विद्रोह दबाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अब विमान हादसे में उन्हीं वागनर सेना के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। बुधवार को प्लेन क्रैश में 10 लोग मारे गए, लेकिन यह अचानक प्लेन क्रैश कई सवाल खड़े कर रहा है। वैगनर चीफ को पुतिन ने दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। जिस तरह से अमेरिका और यूक्रेन प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग इस प्लेन क्रैश के पीछे पुतिन का दिमाग बता रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत या सुराग नहीं है। इसलिए पुतिन को फिलहाल इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दुर्घटना की कई छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर आई हैं।
मैश और बाजा टेलीग्राम चैनलों द्वारा प्रकाशित वीडियो में जेट को एक अनियंत्रित होकर चक्कर खाते जमीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है। प्लेन के पिछले हिस्से से काला धुआं निकल रहा था। क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि विमान के किस हिस्से में आग लगी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।